स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस की ऑर्बिट पर पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर लैंड होने का है। स्पेस स्टेशन पर लैंड होते ही शुभांशु शुक्ला इस मुकाम को हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। उनकी इस उड़ान के साथ ही अंतरिक्ष में भारत के ह्यूमन मिशन की भी शुरुआत हो चुकी है और स्पेस से भेजे पहले मैसेज में खुद शुभांशु शुक्ला ने भी ये बात कही। आप भी स्पेस से भेजे गए शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज सुनिए, जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:01 पर जैसे ही एक्सियोम 4 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ, काउंटडाउन खत्म होते ही स्पेस सेंटर में मौजूद लोगों ने कामयाब लॉन्चिंग के लिए जोरदार तालियां दी। 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. यह कोई मामूली बात नहीं है। 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए एक बड़ी प्लानिंग कर रखी। इसलिए पीएम मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान को भारतीयों के सपनों की उड़ान बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जा रहे स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग का स्वागत करते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाओं, उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर गए। भारत तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। 41 साल लग गए इस पल को आने में। शुभांशु शुक्ला से पहले भारत के लिए ऐसा ऐतिहासिक पल साल 1984 में उस वक्त आया था जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T11 मिशन के तहत स्पेस में तिरंगे को पहुंचाया था। अब यह समझना भी जरूरी है कि इस मिशन में शुभांशु शुक्ला का रोल क्या होगा और उनके साथ कौन कौन एस्ट्रोनॉट मिशन में शामिल है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के पायलट हैं। उनकी जिम्मेदारी स्पेसक्राफ्ट की उड़ान, सिस्टम की निगरानी और साइंटिफिक रिसर्च में मदद करने की। इस मिशन की कमांडर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट पेगी विट्सन है। इनके अलावा हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी इस मिशन का हिस्सा हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहने वाले हैं। 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान शुभांशु शुक्ला क्या क्या करने वाले हैं, अब उसके बारे में बताता हूं। शुभांशु शुक्ला करीब 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में शामिल होंगे, जिन्हें 31 देशों के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। इसमें इसरो की तरफ से तैयार किए गए 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल हैं, जिनमें अंतरिक्ष में मूंग और मेथी उगाना, ह्यूमन बॉडी पर अंतरिक्ष के प्रभाव की स्टडी करना जैसे एक्सपेरिमेंट है। इतना ही नहीं, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में योग भी करेंगे। शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से भारतीय छात्रों के साथ लाइव बातचीत भी करेंगे ताकि उनका स्पेस अभियानों में इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। शुभांशु शुक्ला को इस स्पेस मिशन का हिस्सा बनाने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। भले ही यह रकम पहली नजर में बड़ी लग रही है, लेकिन इससे भारत के स्पेस फ्यूचर में बड़ा निवेश माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने साल 2027 में अंतरिक्ष में पहला ह्यूमन मिशन भेजने का टारगेट रखा है और शुभांशु शुक्ला की उड़ान मिशन गगनयान में मददगार साबित होगी। इसके साथ 2028 तक भारत खुद का स्पेस स्टेशन भी स्थापित करना चाहता है, जिसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके अलावा भारत का लक्ष्य साल 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का भी है। ऐसे में एक्सियोम 4 मिशन को इसरो के लिए फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग के तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने सिर्फ 500 करोड़ खर्च करके 5000 करोड़ का काम निकलवा लिया है।
यह समझना भी जरूरी है कि भारत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना क्यों। शुभांशु शुक्ला एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बने थे। उनके पास सुखोई 30, मिग-21, मिग-29, जैगुआर और हॉक जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का 3000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। शुभांशु शुक्ला को साल 2019 में भारत के स्पेस मिशन गगनयान में एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और अब एक भारतीय के लिए स्पेस में जाना भारत के लिए तो गर्व का लम्हा है ही, फ्यूचर में जो भारत करने वाला है उसके लिए यह एक बहुत बहुत अहम पहल है। राहुल, प्रियंका, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इटली शिफ्ट होने वाले थे, आज इसके बारे में भी बात होगी। देखिए, पिछले 11 साल से एक इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा, ये तो सबको दिख रहा है। ये वो इकोसिस्टम है जो कभी नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलता है, कभी हिटलर बोलता है, कभी संविधान विरोधी बताता है, कभी कहता है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, कभी कहता है कि मोदी तो है अब चुनाव ही नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, वगैरह वगैरह। 10-11 साल से कुछ लाइन बदलते हैं और फिर अपना बोलते हैं। कभी कहता है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैलाते इस इकोसिस्टम के मुंह से कभी यह नहीं निकला कि इस देश में जो असल में इमरजेंसी लगी थी, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो लोकतंत्र का काला अध्याय था इस देश का, उस पर कभी इन्होंने बात की है। आज 50 साल हो गए उस इमरजेंसी को, जिसमें पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। इंदिरा गांधी का जो भी विरोध करता था उठाया, पकड़ा, जेल में। पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, कलाकारों का मुंह बंद कर दिया गया, जनता के अधिकार छीन लिए गए। यानी जो मन में आया वो किया गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिसने रोका टोका उसको चुन चुन के निपटा दिया गया, जेलें ठसाठस भर दी गई। ऐसी होती है तानाशाही बॉस। ऐसी नहीं कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी को जो है हिटलर बता दो, मोदी कुछ नहीं कर रहा। ऐसी नहीं होती तानाशाही। ऐसी होती है कि 1 करोड़ नसबंदी कर दो और कोई बोल ना सके। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से आज आपको बताऊंगा इमरजेंसी के, कि ये जो युवा पीढ़ी आज जिसने इमरजेंसी को देखा नहीं है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी को ये लोग आए दिन कोसते रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी होती तो पीएम को कोसने वाले सारे जेल में होते। जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर चलते हैं, लहराते हैं, क्या उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास नहीं पता है? सब पता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करते क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पब्लिक तो लिख रही है भाई सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव गलत है, राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। इनका पूरा सिस्टम ही यही हिसाब है कि हम चुनाव हार जाएं तो पूरा मामला गड़बड़ है। हालांकि ये लोग हर बात में इंदिरा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात आती है इनका मुंह सिल जाता है। इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। यह वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता। बॉस, बहुत ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। आज उन पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, लेकिन आज इमरजेंसी पर उनकी जुबान सिल गई। लेकिन पहले आपातकाल पर जो बवाल आज मचा उसका एक ट्रेलर देखिए। इमरजेंसी को कांग्रेस और गांधी परिवार याद नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे भूलने नहीं देना चाहते। आज की पीढ़ी को तो इमरजेंसी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां इमरजेंसी को भूल जाएं, और इसलिए आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके यह कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान को याद किया गया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और बाकी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही संविधान, लोकतंत्र और संघीय भावना को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान किया गया।
सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को भी इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में जागरूक करना चाहिए। और यह सब करने के पीछे पीएम मोदी की मंशा यही याद दिलाना है कि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। उसे कुचल कर अगर सत्ता चलाई जाए तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं, यह देश कभी ना भूले। और यह सिर्फ इमरजेंसी को याद रख के सीखा जा सकता है। आप सुनिए एक बार इमरजेंसी को लेकर संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुंह पर क्या कहा था और कैसे इंदिरा गांधी को घेरा था। फिर आपको इमरजेंसी के काले इतिहास की एक एक चीज बताऊं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। सत्ता चली न जाए इसलिए इमरजेंसी की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्लानिंग हुई थी इस देश में चुनावी सिस्टम को खत्म कर देने की, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। 50 साल पहले कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया था, बनाया था, आज पीएम मोदी ने उसका चैप्टर फिर से खोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे ड्रामा बताने लगे। वो ये थ्योरी लेकर आ गए कि राहुल गांधी जगह जगह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ये ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज इमरजेंसी की बातें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। इनके हिसाब से इनका मन करेगा तो ये सावरकर के बारे में बात कर सकते हैं। सावरकर को डरपोक बताने का अपना कोई एक नैरेटिव चला सकते हैं, चाहे वो इतिहास से मैच हो या ना हो। इनका मन करेगा तो भाई बीजेपी जो है या फिर आरएसएस जो है वो आजादी के वक्त क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस पे चर्चा करेंगे। तब इनको महंगाई पे चर्चा नहीं समझ में आती है, तब बेरोजगारी पे चर्चा समझ में नहीं आती है। इनका मन करेगा तो इतिहास में जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी के इतिहास में ना जाए, उससे इनको दिक्कत है। काहे भाई? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो देश को इमरजेंसी को तो भूल ही जाना चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि इमरजेंसी को फिर से उछालने का मतलब ही क्या है? ये इतिहास के पन्ने ढूंढ ढूंढ के लाएं और अपने हिसाब से फाड़ के उसको इधर उधर चिपका के कहानी सुनाएं, वो ठीक है। दूसरा आदमी जो है वो इमरजेंसी भी ना बात करे, उस पर इमरजेंसी की बात ना करे। सुनिए एक बार खड़गे ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कह दिया। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि 50 साल बाद इमरजेंसी को याद ही क्यों किया जा रहा है, जबकि यही कांग्रेस जब कहीं फंसने लगती है तो आजादी की लड़ाई में अपने योगदान को गिनाती है। 1971 की जंग में इंदिरा के साहस की बात इनको याद दिलाने में, इतिहास को याद करने में दिक्कत नहीं है। और इसी बात पर आज बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को जवाब भी दिया। संबित पात्रा ने पूछ लिया कि सोनिया गांधी और उनके माता पिता का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान था। सुनिए जरा। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं,
चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में?